हेलो। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 अम्ल क्षारक तथा लवण का जो बचा हुआ अध्याय पाठ है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले कुछ टॉपिक पे मैं इस यूनिट का वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको पहले जाकर देख लें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के विलयन में कितने प्रबल हैं। ठीक है। मतलब अम्ल व क्षार के विलयन जो होता है विलयन, वो कितना अम्ल है और कितना क्षार है कैसे पता करेंगे। हमेशा हर चीज को चेक कर तो पता नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसको पता कैसे करेंगे, तो चलिए जानते हैं। हम विलयन में H पॉजिटिव तथा OH निगेटिव, ठीक है, यदि किसी विलयन में H पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, अम्ल होता है। तथा किसी विलयन में यदि OH निगेटिव होता है तो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है। तो हम विलयन में H पॉजिटिव व OH निगेटिव आयनों के आधार पर उसकी अम्ल या क्षार के रूप में पहचान करते हैं। ठीक है, इतने तो कर लिए। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं। अब भाई ये तो जानते हैं कि यदि किसी विलयन में H पॉजिटिव होगा तो वो अम्ल होगा, OH निगेटिव होगा तो क्षार होगा। लेकिन कितना H पॉजिटिव होगा इसकी संख्या हम क्या पता कर सकते हैं। किसी विलयन में कितना OH निगेटिव होगा, क्या इसकी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, संख्या। तो इसको पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, पीएच मान के द्वारा। किसके द्वारा पता करेंगे, पीएच मान के द्वारा। तो चलिए पीएच मान क्या है जानते हैं। क्या है पीएच मान। अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन, कौन है, सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो पी का मान होगा वो क्या होगा, पी यानी पोटेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंस, मतलब हिंदी में उसको क्या बोला जाएगा, पोटेंस को शक्ति। अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, यह पीएच द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो पीएच मान क्या है, तो पीएच जो होता है वो क्या होता है, अम्ल और क्षारकों की प्रबलता, मतलब किसी विलयन में कितना, किसी विलयन में यदि कोई विलयन क्या है, अम्ल है, तो वो कितना अम्ल है, और मान लो कोई विलयन क्या है, क्षार, तो कितना क्षार है, इसको किस मान के द्वारा बताया जाता है, पीएच मान। और इस पीएच मान को किसने दिया, डेनमार्क के रहने वाले वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया है। ठीक है। यहाँ पर जो P का मान होता है वो P का मान होता है पोटेंस, पोटेंस यानी होता है शक्ति, और जो H है वो क्या है, H पॉजिटिव आयन को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है। देखो जो पीएच का मान होता है ना वो कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, ये पीएच स्केल होता है, इसका मान 0 से 14 तक होता है। बीच में क्या आएगा, 7। यदि किसी विलयन का पीएच मान क्या हो, 7 हो, मतलब वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है मतलब वह विलयन अम्ल होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है मतलब उसका मान क्या होगा, मतलब वह विलयन कैसा होगा, क्षार होगा। ठीक है, तो ये होता है। तो पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। देखो तनु मतलब यहाँ पे बात आती है विज्ञान में अधिकतर, एक होता है तनु और दूसरा होता है सांद्र। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि तनु और सांद्र क्या है। तो देखो तनु मतलब होता है पतला, तनु यानी पतला, यदि कोई विलयन पतला है तो वो तनु कहलाएगा। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, यदि कोई विलयन द्रव क्या हो, गाढ़ा हो। अब इसको उदाहरण से कैसे समझे, मान लो पानी है, ठीक है, यदि एक गिलास पानी है तो पानी क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। यदि पानी में हम क्या डालें, शक्कर डालें, तो पानी में क्या डालते हैं, क्या डालेंगे, शक्कर। तो जब एक गिलास पानी है इसमें क्या डालें, शक्कर डालते जाएं तो ये पानी क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो यही गाढ़ापन क्या होगा, सांद्र कहलाएगा। ठीक है, चाशनी में बदल जाएगा तो पानी तनु हो जाएगा और चाशनी क्या हो जाएगी, सांद्र हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से तनु और सांद्र को आप समझ सकते हैं। तनु को इंग्लिश में बोला जाता है डाइल्यूट और सांद्र को इंग्लिश में बोला जाता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पीएच आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पीएच क्या है, पैमाना है जिसके द्वारा किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता को क्या करते हैं, मापते हैं। तो चलिए इसको और समझते हैं। किसी विलयन के पीएच को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग
करते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। सार्वत्रिक मतलब सभी, ठीक है, सभी सूचक का क्या होता है सूचक, उसको क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक सूचक। इसकी सहायता से किसी अम्लीय व क्षारीय विलयन की प्रबलता ज्ञात करते हैं। अब भाई ये तो पता है कि हाँ ये अम्ल है, लेकिन कितना अम्ल है, कितना प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, वो प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है, कैसे जानेंगे, सार्वत्रिक सूचक के द्वारा। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है ये देखो 0 से लेकर 14 तक का क्या है, यहाँ पे मान दिया गया है। हमेशा पीएच का मान 0 से 14 तक ही होता है। यदि मैं पहले ही बता दिया था कि यदि विलियन का यदि पीएच मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, यदि 7 से कम होता है, यदि क्या हो, 7 से कम हो तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि 7 से ज्यादा हो तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अब देखो कितना अम्लीय कितना क्षारीय, तो देखो इधर कलर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। कलर क्या हो रहा है, चेंजेस, मतलब यहाँ फीका कलर है, फीका से गाढ़ा कलर की ओर जा रहा है। देखो तनु से सांद्र की ओर जा रहा है ना। तो जितना ज्यादा सांद्र होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, उतना ही प्रबल अम्ल होता जाएगा। इधर भी देखो फीका से बहुत ज्यादा गाढ़ा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, तनु से सांद्र की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे कलर के माध्यम से इसको समझाया गया है। तो पीएच मान रंग सिर्फ मार्गदर्शन के लिए दिया गया है। मार्गदर्शन मतलब हमको समझने के लिए बताया गया है कि यहाँ पर जब हम इधर से 7 से इधर की ओर जाते हैं, ठीक है, मतलब दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो क्या हो रहा है, अम्ल प्रबल होता जा रहा है। जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो क्षार प्रबल हो रहा है। ठीक है, इसको कलर के माध्यम से समझा दिया गया है कि ये फीका कलर है, तो फीका से गाढ़ा की ओर जा रहा है, तनु से सांद्र की ओर जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एच पॉजिटिव। देखो एच पॉजिटिव आयन सांद्रता बढ़ते क्रम में, तो इसकी दिशा किसकी ओर है, इधर से इधर की ओर है। ठीक है, आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। तो ये था तनु अम्ल, सॉरी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अब बात करते हैं आगे। इस आंशिक आयनीकरण के कारण प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में H पॉजिटिव तथा OH निगेटिव आयन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, देखो भाई आयनीकरण मतलब क्या समझते हो, जब कोई क्या बोले, जब कोई पदार्थ अपने आयनों में, मतलब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में क्या हो, टूटता है, उसको क्या बोलते हैं, आयनीकरण। ठीक है, जब कोई पदार्थ पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म में टूटता है तो आयन कहलाएगा। तो आयनीकरण देखो H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन उपस्थित रहते हैं, किसमें उपस्थित रहते हैं, जल में, है ना। H2O किस फॉर्म में टूटता है, H2O क्या है, उदासीन है, तो H2O H पॉजिटिव और OH निगेटिव के फॉर्म में क्या होता है, टूटता है, सब आपको भी पता है। ठीक है, अब देखें आगे। तो इसलिए इसलिए अम्लीय विलयन में कुछ OH आयन तथा क्षारीय विलयन में कुछ H पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद H पॉजिटिव तथा OH आयनों की संख्या में व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम संबंध कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। यदि किसी एक का मान क्या हो, बढ़े, तो दूसरे का मान क्या होगा, कम होगा, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब यदि एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान क्या होता है, कम होता है, ये होता है व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, ठीक। तो H पॉजिटिव तथा OH आयनों की संख्या में व्युत्क्रम संबंध होता है। यदि मान लो H पॉजिटिव का आयन ज्यादा है तो OH आयन का मान क्या होगा, कम होगा। यदि मान लो OH आयन का मान ज्यादा है तो H पॉजिटिव का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ये व्युत्क्रम संबंध है। जब विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या अधिक होती है तब उस विलयन में OH आयनों की संख्या क्या होती है, कम। बस वही बात जो अभी बताया। इसके विपरीत विलयन में OH आयनों की संख्या यदि अधिक होगी तो H पॉजिटिव आयन की संख्या क्या होगी, कम। इसी को क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम संबंध बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे। पीएच H पॉजिटिव और OH निगेटिव के सापेक्ष मान को क्या करता है, व्यक्त करता है। पीएच H पॉजिटिव और OH के सापेक्ष मान को क्या करता है, व्यक्त करता है। मतलब हम इसमें ये बताता है कि H पॉजिटिव कितना है। यदि H पॉजिटिव का मान पता चल गया तो OH निगेटिव का मान ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है, इसे सारणी 4 में दर्शाया गया है। ठीक है, सारणी 4 में देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी के आयनन से समान मात्रा में H पॉजिटिव तथा OH निगेटिव आयन बनते हैं। जब हम 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी को क्या करें, गर्म करें, तो पानी किस में टूटेगा, आयन में टूटेगा, है ना। आयन मतलब
H पॉजिटिव और OH निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। सारणी 4 में हम देखते हैं कि pH 7 यदि pH का मान कितना हो, यदि pH का मान क्या हो, 7 हो, तो pH 7 पर H पॉजिटिव तथा OH निगेटिव आयन की सांद्रता बराबर है। ठीक है, यदि सारणी को मिलाकर देखने लगे, यदि देखो pH पर H पॉजिटिव तथा OH निगेटिव आयन की सांद्रता क्या होगी, बराबर। भाई बराबर क्यों नहीं होगी, है ना, क्योंकि pH 7 क्या होता है, 7 माने उदासीन, मतलब न ही वो अम्ल होगा और न ही वो क्षार होगा, बराबर होगा। इस प्रकार pH 7 किसी भी विलयन की उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वही बताया कि 7 क्या है, उदासीन प्रकृति को शो करता है। pH मान 7 से कम विलयन की अम्लीयता, 7 से अधिक विलयन की क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ये सभी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, वही 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 बात लिखाया गया है। ठीक है, 7 से यदि क्या हो, 7 से यदि कम हो तो अम्ल, 7 से यदि ज्यादा हो तो क्षार, यदि 7 हो तो उदासीन। ठीक, यही है और कुछ नहीं। आगे अब देखते हैं दैनिक जीवन में। अच्छा, यहाँ पे सारणी नहीं दिया गया है, सॉरी, उसको आप बुक से मिला करके देख लेना। वही बात लिखा होगा कि क्या, यदि 7 से कम होगा तो अम्ल, यदि 7 से ज्यादा होगा तो क्षार, यदि 7 होगा तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है ना, ये समझते हैं। पीएच मान किसी भी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को समझने में मदद करता है। हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव हैं जिनका विशिष्ट पीएच मान होता है ना। हमारे शरीर में भी कुछ हार्मोन्स, कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनका पीएच मान होता है, विशिष्ट पीएच मान होता है, और इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है। हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, क्या क्या उदाहरण दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पाचन की प्रक्रिया और पीएच। भाई पाचन कैसे होता है, हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। ठीक है, हमारे जो अमाशय है उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक, मतलब तनु मतलब मैं पहले बताया हूँ फीका। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl, ये अम्ल है। तो हमारे अमाशय में HCl अम्ल का क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है, यह अमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। इसी अम्ल के कारण ही भोजन पचता है। ठीक है, अपच मतलब जब भोजन नहीं पचता, अपच की स्थिति में आमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, इसलिए खट्टी डकारें आती है। जब खाना नहीं पचता है तो खट्टी डकारें आती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अधिक मात्रा में क्या होता है, अम्ल का स्राव होता है, जिसके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता है, जलन होती है पेट में। ठीक है, अधिक अम्ल को प्रति अम्ल क्या होता है, जो अम्ल की अम्लता को कम करे, तो प्रति अम्ल जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। ठीक है, प्रति अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। तो दुर्बल क्षारक के जैसे कि अब सोडा पानी पी लिए, है ना, तो इन सब से क्या हो जाता है, हमारी पेट की जलन कम होती है। नेक्स्ट है इसके बाद आगे दूसरा नंबर का, रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। देखो रक्त का भी पीएच मान कितना होता है आज जान लेंगे। हमारे रक्त का पीएच जो होता है 6.8 से 7.8 तक होता है। ठीक है, अब इसको अम्ल बोलोगे कि क्षार बोलोगे। ठीक है, हमारे रक्त का पीएच कितना होता है, 6.8 से 7.8 तक होता है, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। देखो भाई, यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो कोई एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते। ठीक है, क्या बताएंगे, 6.8 से 7.8 तक होता है हमारे रक्त का पीएच मान, यही बोलेंगे। ठीक है, हमको एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि रक्त का अलग अलग मान होगा, लेकिन मान किसके बीच होगा, 6.8 से 7.8 के बीच। ठीक, अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है। ठीक है, और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। देखो अम्लीय माध्यम में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन के अणु जो है, हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसकी भी आकृति होती है। ठीक है, ये अणु ऑक्सीजन
ये अणु जो है मतलब हीमोग्लोबिन के जो अणु होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को क्या नहीं करते, अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, रक्त का पीएच यदि अम्लीय हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की आकृति बदल जाएगी और वो ऑक्सीजन को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए बोलता है कि रक्त का पीएच जो होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लार का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, हमारे मुंह में लार है ना, तो उसका पीएच मान कितना होता है। हमारे दांतों का जो इनेमल होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट। इनेमल जानते हो ना आप, इनेमल जो दांतों के ऊपर जो ऊपरी परत होती है ना वो। ठीक है, तो हमारे दांत का जो इनेमल होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। पानी में घुलता है क्या, अगर घुल जाता तो हमारे मुंह में जो लार है उसे घुल जाता। ठीक है, या पानी पीते तो घुल जाता। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच मान क्या हो, यदि जब हमारे मुंह में उपस्थित लार का पीएच जो होता है 5.5 से कम होता है, तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए। देखो, यदि हमारे मुंह का लार का जो पीएच मान है 5.5 से कम हो, मतलब यदि अम्ल हो जाएगा वो, तो हम हमारे जो दांत है ना उनमें सड़ने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सड़ने की प्रॉब्लम मतलब वो सड़ने का उसमें डर रहता है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्षारीय दंत मंजन मंजन का यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो, वो अम्लता को क्या करे, कम करे। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ पौधों जैसे बिच्छू पौधा है में बारीक एवं चुभने वाले रेशे रोम होते हैं। बिच्छू पौधा देखे होगे आप, है ना, चुभता है, बहुत जलन होती है। जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है, तब ये उनके शरीर में चुभकर फार्मिक अम्ल छोड़ देते। कौन सा अम्ल छोड़ता है, याद रखना, जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू पौधा होता है ना, उनमें कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, साथ साथ इसमें भी होता है कि इसमें चींटी, जो चींटी काटती है ना, लाल चींटी, उसमें भी कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, इससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। इनसे पौधा खाए जाने से बच जाता है। इनसे पौधा मतलब जैसे कि अब भाई, अब उसमें चुभने वाला कांटा नहीं रहेगा तो जंगली जानवर मतलब जो भी पशु हैं उसको खाते हैं, उसको खा जाते हैं, है ना। तो अब कांटा है उसमें चुभने वाली, तो खाएगा क्या, उसको नहीं खाएगा। मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करती है। देखो, मधुमक्खी भी क्या करती है, डंक मारती है, उससे वो भी अम्ल का स्राव करती है, जिसके कारण भी दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार पौधे एवं जंतुओं अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी है, और क्या है, चींटी है, और बिच्छू है। ठीक है, और बिच्छू पौधा है। इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इनके डंक मारने से या चुभने से, कांटे चुभने से क्या होती है, जलन का अनुभव होता है, दर्द होता है। ठीक है, वो किस कारण से होता है, अम्ल के कारण। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। अगला जो है, मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। देखो, मिट्टी का भी पीएच आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच 5 से 8 पाया जाता है। देखो, यदि यदि हमारे खेत का मिट्टी है, उसका पीएच मान क्या हो, 5 से 8 हो, तो वो क्या होगा, तो वो फसल उत्पादन के लिए क्या होगी, अनुकूल होगी। मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है। आप सभी जानते हैं, अगर किसान यहाँ के बच्चे हैं तो बिल्कुल जानते होंगे कि खेतों में क्या क्या डाला जाता है। ठीक है, तो देखो, यदि हमारे खेत का पीएच मान क्या हो, 5 से 8 हो, ठीक है, सॉइल टेस्ट कराया जाता है ना, इस कारण से सॉइल टेस्ट से हमको क्या पता चलता है, मिट्टी की अम्लता क्षारीयता पता चलता है। ठीक है, तो इनके बीच होना चाहिए, जिससे क्या होगा, उत्पादन अच्छा होगा। ठीक है, और इसको मेंटेनेंस करने के लिए क्या डाला जाता है, किसानों द्वारा खेतों में चूना या राख या खेतों में खाद डाली जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रेजिनिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करती है। ठीक है, जो हाइड्रेजिनिया का फूल होता है ना, वो क्या करता है, मिट्टी की अम्लता मतलब कितना अम्ल है ना, मतलब बोले जाए तो अब भाई अम्ल कितना हो सकता है, 7 से कम 6 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3, है ना। तो मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार अपना क्या करेगा, रंग प्रदर्शित करेगा। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो यह नीला रंग, अच्छा, जब मान लो मिट्टी क्या हो,
अम्लीय होगा तब वो कौन सा रंग शो करेगा, नीला रंग, ठीक है। और जब मिट्टी हल्की क्षारीय हो तो यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करती है, ठीक। कौन, हाइड्रेजिनिया का फूल, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लवण की, इंग्लिश में इसको बोला जाता है साल्ट। हम जानते हैं कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। जानते हो भाई साल्ट कैसे बनते हैं, नमक कैसे बनते हैं, जब अम्ल और क्या मिले, क्षार मिले। जब अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या बनता है, लवण प्लस पानी बनता है, ये सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन और OH आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं, ये भी जानते हो। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाता है, जल के अणु बनाते हैं, H2O। साथ ही लवण का निर्माण होता है। लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिसमें एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, ठीक है। इसमें धनात्मक आवेश की संख्या ऋणात्मक आवेश की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। जितना धनात्मक होगा उतना क्या होगा, ऋणात्मक भाग भी होगा। और लवण की प्रकृति कैसी है, लवण विद्युत उदासीन होता है। लवण बनाने, देखो भाई लवण जो होता है ना वो क्या होगा, वो क्षार भी हो सकता है, वो अम्ल भी हो सकता है और वो उदासीन भी हो सकता है। लवण बनाने के कई तरीके हैं जिनमें से मुख्य रूप से अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो कई इसके बनाने के नियम हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं अम्ल और क्षार के। अम्ल और क्षार से कैसे लवण बनता है, देखो अम्ल, क्षारक एवं लवण। यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। जब नाइट्रिक अम्ल का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या है, क्षार है, ये है अम्ल। जब HNO3 का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं आपस में तब क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट एक लवण है। साथ में क्या बन रहे हैं, जल। देखो जितने भी अम्ल और क्षार की आपस में क्रियाएं हो रही है ना उन सब में लवण बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, जल बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली ये बात है कि जब अब ये बन तो रहा है लवण लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, इसको अभी नीचे पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ये अब इसको बता दें थोड़ा सा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आपस में किसके साथ क्रिया होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होता है तो कॉपर सल्फेट बनाता है, साथ में जल बनाता है, ठीक है। उसके बाद एसिटिक अम्ल का NaOH के साथ क्रिया होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा, साथ में जल बनाएगा, ठीक। अभी हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन सॉरी प्रबल अम्ल बोलता हूँ, ये जो लवण है वो क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन, अभी ये नहीं देख रहे हैं। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि अम्ल का क्षार के साथ क्रिया हो रहा है और लवण प्लस जल बन रहा है, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है समझते हैं। उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है और क्षारीय मूलक एवं ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। अच्छा देखो जब लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आएगा उस स्थिति में इसे क्षारीय मूलक कहेंगे और जब लवण का ऋणात्मक भाग अम्ल से आएगा इस स्थिति में उसे हम क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक कहेंगे। जैसे कि देखो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में के क्या है, पॉजिटिव है ना, मतलब क्या है, इसको क्षारीय मूलक बोलेंगे और NO3 क्या है, अम्लीय मूलक। देखो इसको उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो KNO3 में KNO3 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। KNO3 में देखो जो K है, ठीक है, जो K है वो कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, क्षार से आया है कि नहीं आया है, K, ठीक है। और K जो है पॉजिटिव चार्ज के रूप में, देखो KOH को जब तोड़ेंगे ना तो K पॉजिटिव के फॉर्म में टूटेगा और OH निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। तो K पॉजिटिव कहाँ से आया है भाई, क्षार से, मतलब ये क्या कहलाएगा, K पॉजिटिव क्षारीय मूलक कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार NO3, तो NO3 कहाँ से आया है, NO3 या कहाँ से आया है, HNO3 से, अम्ल से आया है, ठीक है। तो अम्ल से आया है तो HNO3 जब टूटता है ना तो H पॉजिटिव और NO3 निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। तो हमेशा हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ जुड़ता है और निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म में कैसे टूटता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे समझाते नहीं बनेगा तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म में ये कैसे टूटेगा, कैसे लवण बनेगा और उसको प्रबल अम्ल प्रबल क्षार
कैसे बोलेंगे, और लवण जो होता है क्षार और अम्ल और उदासीन की प्रकृति कैसे होगी उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो क्या सभी लवण उदासीन होते हैं, चलो इसको देखते हैं, क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। क्रियाकलाप 9 में हमने नमक का सूत्र क्या है, NaCl। अमोनियम एसीटेट खाने का सोडा का सूत्र क्या है होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कॉपर सल्फेट CuSO4 आदि लवणों का पीएच मान ज्ञात किया। इनमें से किस किस विलयन का पीएच मान 7 है। तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, उसके लिए देखो, अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है, जानते हो। सोचिए लवणों के पीएच मान अलग अलग क्यों आए। इसे समझने के लिए हमें प्रत्येक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की प्रकृति को जानना होगा। साधारण नमक NaCl में क्षारीय मूलक, अब यहाँ से क्षारीय मूलक क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम कहाँ से आता है, NaOH क्षारीय से आता है, ठीक है। और क्लोरीन कहाँ से आता है, HCl का क्लोरीन से आता है, सॉरी जो क्लोरीन है वो HCl से आता है। तो क्षारीय मूलक क्या हो जाएगा, सोडियम Na पॉजिटिव हो जाएगा, और ये देखो प्रबल क्षार हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या है, Na, इसलिए वो क्षारीय मूलक का हो गया, और NaOH से आया। तथा अम्लीय मूलक जो क्लोरीन है, क्लोरीन निगेटिव है, वो प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से आया, ठीक है। इस प्रकार जो होता है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। देखो आप सीधा समझो, जब जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से कोई लवण बनेगा, उस केस में लवण की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी, ठीक है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा, उस केस में क्या होगा, लवण की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। या फिर जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल सॉरी गलत बोल दिया यार, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो उदासीन लवण बनाएगा, और जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो भी क्या बनाएगा, लवण की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी, ठीक है। अब देखो लवणों की प्रकृति कैसी है। साल्ट, यहाँ पे देखो लवण का सूत्र दिखाया गया है, लवण का सूत्र इधर दिया गया है, ठीक है। और ये क्षारीय मूलक का स्रोत है और ये अम्लीय मूलक का स्रोत है, ठीक है। इसको समझने के लिए ना आपको वो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के रूप में जो टूटता है ना, अम्ल और क्षार पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के रूप में टूटेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट ये लवण का सूत्र है। तो यहाँ से जो क्षारीय मूलक होगा वो यहाँ से बना, जब CuOH2 H2SO4 के साथ मिला तब क्या कौन सा लवण बनेगा, CuSO4 बना, ठीक है। तो ये देखो CuOH ये क्या है, क्षार है, तो ये कौन सा क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा। कैसे क्षार होगा, ये दुर्बल क्षार, ठीक है। उसके बाद H2SO4 को देखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। तो देखो जब दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल मिलेगा, जब दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल आपस में मिलकर लवण बनाते हैं, उस केस में लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। देखो समझो भाई, जो प्रबल होगा, जो बलशाली होगा, उसी का तो प्रभाव लवण की प्रकृति पे दिखाई देगा, है ना। अब यहाँ प्रबल कौन है, यहाँ प्रबल अम्ल है, यहाँ प्रबल कौन है, अम्ल, मतलब लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, ठीक। समझ में आ रहा है ना। यहाँ प्रबल कौन है, प्रबल अम्ल है, तो लवण की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। मान लो प्रबल कौन हो, मान लो यहाँ पे देखो क्षार, ये जो क्षार है वो क्या है, प्रबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल है। जब क्षार प्रबल होगा और अम्ल दुर्बल होगा, उस केस में लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। यदि दोनों दुर्बल हो, मतलब क्षार भी दुर्बल होगा और अम्ल भी दुर्बल होगा, उस केस में लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन। या फिर ये भी प्रबल, फिर भी क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। तो दोनों को समझना है आपको, ठीक। तो दुर्बल मतलब उदासीन, प्रबल मतलब उदासीन। यदि एक प्रबल दूसरा उदासीन, तो जैसे कि मान लो ये प्रबल है, अम्ल प्रबल है, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। मान लो ये प्रबल है, क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, तो विलयन की प्रकृति क्षारीय। समझ में आया, ठीक। उसके बाद जो ये बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे, ठीक है, इसको समझकर।
पहले तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यहाँ पे ये बताना है कि ये जो लवण है वो किससे किससे मिलकर बना, कौन से क्षार और कौन से अम्ल से मिलकर बना, और वो क्षार कैसा है, प्रबल है कि दुर्बल है, और वो अम्ल प्रबल है कि दुर्बल है, ये पता करना है आपको। ये होमवर्क है आपके लिए, आप खुद करेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, हमने देखा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्षारीय व प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। अभी देखें हम, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, ठीक है। अब देखो अम्ल वर्षा के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, आप पहले उसको जाकर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी मैं यहाँ से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। अम्ल वर्षा को इंग्लिश में बोला जाता है एसिड रेन। सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, 7। 7 मतलब उदासीन होता है। किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विलय होने के कारण उस जल के पीएच मान में क्या हो जाती है, कमी होती है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या हो, कम हो, तब उसे कैसे बोलेंगे, तब उसे क्या बोलेंगे, तब उसे हम अम्ल वर्षा एसिड रेन बोला जाएगा, ठीक है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भाई वाहन जलता है तो उससे क्या निकलती है, कौन सी धुआं निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलता है, तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ये सभी क्या है, जहरीली गैसें वातावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है। साथ ही वनस्पतियों के सड़ने तथा ज्वालामुखी के फटने से भी उत्पन्न गैसें क्या होती है, प्रदूषित होती है, ठीक है। ये गैसें जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। देखो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिला तो क्या बनाया, H2CO3, ठीक है। SO2 ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बनाया, SO3। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, इधर वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सभी क्या है, वो सभी अम्ल है, ये सभी क्या है, अम्ल है। तो यही क्या कहलाती है, देखो सभी जल के साथ मिल रहा है और ये सभी प्रदूषित गैसें हैं, तो प्रदूषित गैसों का जल के साथ मिलकर अम्ल बनाना अम्ल वर्षा कहलाती है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अम्ल वर्षा हो गई। देखो अम्ल वर्षा का क्या होता है हमारे आर्थिक जनजीवन पे, आर्थिक बोलता हूँ मैं, सॉरी, हमारे मानव जनजीवन पे इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। ये बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि वनस्पतियों को नुकसान है, प्राणियों को नुकसान है, इमारतों को नुकसान होता है, ठीक है। ये सभी नुकसान होते हैं। चलो आगे और कुछ है क्या, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये यूनिट कंप्लीट होता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ये मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू।